हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए अब नीट सीरीज़ में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमारी सेल जो चैप्टर है क्लास 11th में, उसका एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। हाँ, आपने ठीक पहचाना, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जो कि सेल का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो आइए इसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पाया जाता है और इसके बच्चों। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में है क्या, कहाँ से लिया गया है इस वर्ड को, उसकी डिस्कवरी किसने की, उसको नेम किसने दिया और उसकी कुछ जो क्वालिटीज़ हैं, स्पेशलिटीज़ हैं, वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। और जैसा कि आपको मालूम है, बायो में जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हम तोड़ देते हैं और उनके कुछ मीनिंग्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो माइटोस का जो मीनिंग है दैट इज थ्रेड एंड कॉन्ड्रियोन मीन्स होता है ग्रेन्यूल। इसको डिस्कवर किया सबसे पहले कॉलिकर ने 1857 में। और किस में देखा था उन्होंने बच्चों? सबसे पहले इनको उन्होंने सबसे पहले देखा था फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स। फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स में उन्होंने सबसे पहले इनको डिस्कवर किया। इनको नेम दिया गया बेंडा के द्वारा। और सिंगुलर अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तो माइटोकॉन्ड्रियोन कहा जाता है सिंगुलर फॉर्म में। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारी सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ के ऊपर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। अभी हम देखेंगे कहाँ मिलते हैं वो। तो अभी हम अगर यहाँ ही पर डिस्कस करें तो हम देखेंगे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। सेल विद इन सेल इनको कहा जाता है। बैक्टीरियल सिम्बायोन्ट्स होते हैं, सेमी ऑटोनोमस बॉडी है एंड सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट्स जो हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपके लिए नए पॉइंट्स हैं। ये आपने 9th क्लास में भी डिस्कस नहीं किए थे। तो आइए एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेमी ऑटोनोमस बॉडी, इसको क्यों कहा जाता है। तो देखिए, सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है कि ये सेल्फ गवर्निंग होते हैं लेकिन हाफ। ऑटोनोमस का मतलब होता है जो बॉडी कैसी होती है, पूरी तरह से अपने आप के द्वारा ही गवर्न की जाती हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोनोमस। एक होती हैं सेमी ऑटोनोमस, यानी कि वो आधा काम तो अपने खुद करती हैं और आधा काम उनका सेल के थ्रू कंप्लीट होता है या न्यूक्लियस उनको गाइड करता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस बॉडी कहते हैं। और सेमी ऑटोनोमस बॉडी इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इनके अंदर प्रेजेंट होता है। साथ में इनके अंदर 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और उसके अलावा इनके अंदर कुछ इस तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनकी बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट करते हैं। तो आप अगर यहाँ बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि उनके जो राइबोसोम्स हैं वो यानी कि जो एंजाइम्स हैं वो कुछ उनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा उनको राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है उसकी वजह से वो सेल्फ रेप्लिकेट कर पाते हैं। क्योंकि अभी तक हमने प्रोकैरियोट सेल्स में पढ़ा था कि वहाँ पर सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो डीएनए है वो प्रिमिटिव टाइप का है, सर्कुलर है और सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन वो डीएनए है, डीएनए यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो इसलिए वो क्या कर सकते हैं, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल हैं या सेमी ऑटोनोमस बॉडी हैं। सेल्फ रेप्लिकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके पास अपना ओन डीएनए होता है, तो वो सेल्फ रेप्लिकेट हो सकते हैं, अपने जैसे ही दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया में को बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। और ये जो रेप्लिकेशन होता है ये फिशन के थ्रू होता है, थ्रू फिशन।
डिवाइड हो जाते हैं, 1 से 2 माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरह से उनका नंबर इंक्रीज होता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो उनके अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं सेल विद इन सेल। सेल विद इन सेल ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इवोल्यूशनरी थ्योरी से रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पर हम सिंपली इसको ये बात करेंगे कि सेल के अंदर सेल, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, हम यहाँ पर अगर बात करें कि हमारी जो स्टार्टिंग में सेल्स थी, जब अर्थ पर डेवलपमेंट हुआ था, यानी लाइफ ऑफ ओरिजिन अगर आपने पढ़ा हो, तो वहाँ पर हम देखें तो सेल जो थी वो सबसे पहले बैक्टीरियल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था, और धीरे धीरे उनमें इवोल्यूशन हो गया। सबसे पहली जो सेल थी प्रिमिटिव सेल्स, वो क्या थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स थी। और अगर हम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो जैसा हम बता रहे हैं कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, लेकिन वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के या बैक्टीरियल सेल्स के वो क्या होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये जो करेक्टरिस्टिक हैं, इनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया भी कभी एक बैक्टीरियल सेल रहा होगा। बैक्टीरियल सेल से क्योंकि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मैच करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कभी एक बैक्टीरियल सेल रहा होगा, क्योंकि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसमें होती है। और साथ में 70s टाइप क्या होता है, राइबोसोम्स, और डीएनए प्रेजेंट है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, एक बैक्टीरियल सेल मान सकते हैं। अभी जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे सेल्स डेवलप हुई, तो जब प्रोकैरियोट सेल्स से यूकैरियोटिक सेल्स बने, तो यूकैरियोटिक सेल्स में से किसी बड़ी सेल ने बैक्टीरियल सेल यानी माइटोकॉन्ड्रिया को एंगल्फ कर लिया। जब ये इस सेल के अंदर आ गया, तो यहाँ आने के बाद ये एक ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस बॉडी की तरह से काम करने लगा। और क्योंकि सेल के अंदर एक और सेल, ये यूकैरियोटिक सेल है, प्रिमिटिव यूकैरियोटिक सेल, सेल के अंदर एक और बैक्टीरियल सेल, जिसमें हम कहेंगे कि सेल के अंदर सेल, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सेल विद इन सेल, सेल के अंदर सेल। बैक्टीरियल सिम्बायोन्ट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक बैक्टीरियल सेल ने दूसरी बैक्टीरियल सेल को खाया, या वो सेल उसके अंदर प्रेजेंट है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल बेनिफिशियल वर्क कर रहे हैं। यानी कि ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये रेस्पिरेशन के थ्रू यानी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सेल को, और ये जो सेल है ये इसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, यानी रहने के लिए जगह दे रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये बैक्टीरियल सिम्बायोन्ट्स कहे जाते हैं, क्योंकि दो बैक्टीरियल सेल्स एक साथ दूसरे को बेनिफिट करते हुए या एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको बैक्टीरियल सिम्बायोन्ट्स कहा जाता है। इवोल्यूशनरी थ्योरीज में आप आगे पढ़ेंगे तब आपको ये प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि सेल विद इन सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक बड़ी सेल ने के अंदर एक दूसरी छोटी सेल प्रेजेंट है जो कि प्रोकैरियोट है, और इसलिए उसको सेल विद इन सेल कहा जाता है। बैक्टीरियल सिम्बायोन्ट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि बड़ी सेल जो है वो भी बैक्टीरियल सेल है, और जो छोटी सेल उसके अंदर प्रेजेंट है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की हम जो बात कर रहे हैं, वो भी प्रिमिटिव एक बैक्टीरियल सेल ही है, जिसके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरियल सेल के हम देख रहे हैं, इसलिए इसको बैक्टीरियल सिम्बायोन्ट्स भी कहा जाता है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये टर्म्स थोड़ी सी नई थी। अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करता है डिफरेंट सेल्स में, अलग अलग होता है नंबर, क्योंकि कहीं पर एक ही होता है, कहीं पर होता ही नहीं है, और कहीं पर इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम बात करें कि ये जो वेरिएबिलिटी है ये क्यों है, यानी उनका नंबर वेरी क्यों करता है, तो इट इज़ डिपेंड ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सेल जितनी ज़्यादा एक्टिव होगी उसको उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और इसलिए इनका जो नंबर है वो डिपेंड करता है सेल की एक्टिविटीज़ के ऊपर। जितनी ज़्यादा एक्टिव सेल होगी उतनी ही ज़्यादा उसको एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, और उतने ही ज़्यादा उसको माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए इनका नंबर डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। अब हम बात करें मैक्सिमम नंबर कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए, मैक्सिमम नंबर जो है वो पाया जाता है फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स की जो मसल्स हैं फ्लाइट मसल्स, क्योंकि उनको उड़ने के लिए विंग्स की रिक्वायरमेंट होती है। विंग्स में जो मसल्स होती हैं वो फ्लाइट मसल्स कही जाती हैं, और फ्लाइट मसल्स जो होती हैं वो क्योंकि कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। साथ में कार्डियक मसल्स, देखिए हार्ट जो होता है आपका,
वो कंटिन्यूसली बीट कर रहा है, बिना रुके हुए अपना काम करता रहता है 24 आवर्स। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कार्डियक मसल्स को भी हमेशा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वहाँ पर भी इनका नंबर सबसे ज़्यादा होता है। अब हम बात करें कि ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पर ये होते ही नहीं है, तो हम बात कर रहे हैं कि दे आर एब्सेंट इन आरबीसीज ऑफ मैमल्स। मैमल्स की जो मैच्योर आरबीसीज होती हैं उनमें ये एब्सेंट होते हैं। साथ में जैसा कि हमने अभी इससे पहले वाली उसमें डिस्कस किया स्लाइड में, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंड मैच्योर आरबीसीज ऑफ मैमल्स। हमारी आरबीसीज में साथ साथ जितने भी मैमल्स उनके आरबीसीज में ये एब्सेंट होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको लर्न करें। इसके साथ अगर हम बात करें कि क्या ऐसी भी कुछ सेल्स होती हैं जिनके सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, तो यस, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। देखिए अबंडेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स में एंड कार्डियक मसल्स में। एब्सेंट किस में होता है, आरबीसीज ऑफ मैमल्स में एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में। एंड सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है ट्रिपेनोसोमा एंड क्लेमाइडोमोनास के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी शेप कैसी होती है। तो इसकी शेप होती है सॉसेज शेप्ड या सिलेंड्रिकल, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक इस तरह की स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें तो ये सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो कहीं कहीं पर इसको शू शेप्ड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। सिलेंड्रिकल होते हैं। एंड साइज की अगर हम बात करें तो देखिए इनका साइज बहुत छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, और इस वजह से ये आपको इजीली माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देते हैं। रीज़न क्या है क्यों नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि जो छोटा साइज होने की वजह से अगर उनको स्पेसिफिकली स्टेंड किया जाए तभी आप उनको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं, अदरवाइज वो माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इनका डायमीटर जो होता है वो 0.2 से लेके 1.0 म्यू तक होता है, जबकि एवरेज अगर हम बात करें तो 0.5 म्यू उसका डायमीटर है। एंड लेंथ की अगर हम बात करें तो 1 से लेके 4.1 म्यू की लेंथ होती है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। आउटर और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो इसकी पूरी ल्यूमन को, ल्यूमन क्या होता है, स्पेस, अंदर का जो स्पेस है उसको ल्यूमन कहते हैं, उसको 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो कंपार्टमेंट एक्वस कंपार्टमेंट कहे जाते हैं। देखिए आउटर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, एंड अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पर आप देखें ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। क्लियर, देख रहे हैं आप, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में भी एक स्पेस है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, या इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहा जाता है। पेरिफेरी की तरफ है ना, इसलिए इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहा जाता है। एंड इनर स्पेस, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर भी एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसके अंदर एक डेंस होमोजेनस सब्सटेंस फिल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए आउटर मेम्ब्रेन ये एंड इनर मेम्ब्रेन दिस वन, ये इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम कह रहे हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, और जो अंदर वाला स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं इनर स्पेस, और उसके अंदर जो सब्सटेंस फिल होता है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। आई थिंक इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि दोनों जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके पास अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स और वो अपने अपने फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो एक तरह की बाउंड्री वॉल होती है इसके लिए, क्योंकि वो उसकी शेप को मेंटेन करती है, लेकिन वो परमिएबल होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरिन। पोरिन क्या होते हैं, पैसेज चैनल्स होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसकी होती है। तो देखिए जो आउटर लेयर है उसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होगी, बाई लेयर, लिपिड बाई लेयर स्ट्रक्चर, उसके बीच में ये जो वाला जो एक पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, पोरिन। दिस इज कॉल्ड पोरिन। चैनल है ये एक जो कि मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट करने में हेल्प करता है। तो पोरिन की वजह से
ये परमेबल होते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू फिगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर कॉल्ड क्रिस्टी। जो इनर मेम्ब्रेन है वो देखिए, ये जो आपको पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन इस तरह से फोल्डेड है और इसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन एरिया इंक्रीज, या इसका सरफेस एरिया जो होता है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो क्रिस्टी जो होते हैं वो हेल्प करते हैं उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने में। जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों मेम्ब्रेन्स के ऊपर स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स होते हैं, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर उनके एंजाइम्स जो होते हैं उनका नंबर भी इंक्रीज हो जाता है और फिर वो डिफरेंट जो उसके फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं F0 F1 पार्टिकल्स। ये देखिए क्या होते हैं, इस तरह की बटन लाइक स्ट्रक्चर से। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको शो कर रही हूँ डायग्राम के अंदर, जो क्रिस्टी हैं उनके ऊपर कुछ इस तरह की बटन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो बटन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, F1 या F0 पार्टिकल्स या इनको नाम दिया गया है ऑक्सीसोम्स, या फिर उनको हम कह सकते हैं फॉस्फोराइलेटिंग पार्टिकल्स, क्योंकि ये एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं या उनकी साइट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अटैच टू द सरफेस ऑफ क्रिस्टी, क्रिस्टी की सरफेस पर। अगर आप यहाँ देखें तो देखिए, ये अगर हम बात करें आउटर मेम्ब्रेन है, और अगर हम यहाँ पर शो करते हैं इनर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन को अगर हम यहाँ पर शो कर रहे हैं तो ये इनर मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं F0 F1 पार्टिकल। ये क्या करते हैं, साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस, एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। किस तरह से करते हैं, देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स, वो बहुत तेजी के साथ इसके अंदर रश करते हैं। इसके ये जो बेसिक पार्ट है इसका, ये वाला जो पार्ट होता है ये F0 कहलाता है, और ये वाला जो हेड वाला पार्ट होता है इसको हम F1 पार्टिकल कहते हैं। और यहाँ से बहुत तेजी से जो H+ आयंस है वो इसके अंदर से होके मूव करते हैं, और उस प्रोसेस में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये जो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसको एटीपी और फॉस्फेट जो होते हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं इस एनर्जी से, और फिर वो एनर्जी जो होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो एटीपी सिंथेसिस के ये साइट होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी कि इसका इनर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, या इसका एक सब्सटेंस जो कि इसके अंदर फिल होता है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो आप यहाँ देखें डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि सर्क्यूलर होता है। देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए सर्कुलर है, गोल है ये। इसके अलावा 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यानी राइबोसोम्स हैं, और वो कैसे हैं, 70S टाइप। राइबोसोम्स का टाइप जो होता है, बीच बीच में देखिए आप यहाँ पर ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द राइबोसोम्स, और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये होते हैं 70S, बैक्टीरियल राइबोसोम्स के इक्वलेंट होते हैं। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके साथ साथ इसके अंदर कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में हेल्प करते हैं। यार एटीपी सिंथेटाइज तो होता ही है एंजाइम्स, उसके अलावा और डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में हेल्प करते हैं। एंड दीज आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये वाला जो एरिया होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर ये जो प्रेजेंट होते हैं F0 F1 पार्टिकल्स, ये एटीपी की फॉर्म में ये सेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखिए फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शंस होते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं वन बाय बी। यहाँ देखिए एक पार्ट आपको यहाँ दिखाया गया है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो कि आपको यहाँ पर दोनों
क्या दिखाई गई हैं, दोनों मेम्ब्रेन्स दिखाई हैं और साथ में उनके ऊपर बहुत सारे देखिए एंजाइम्स प्रेजेंट हैं दोनों ही मेम्ब्रेन्स के ऊपर, जो कि इसके डिफरेंट फंक्शंस को करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इट इज़ द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का ये साइट होता है। एटीपी जनरेट होता है, एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। क्यों कहा जाता है करेंसी ऑफ सेल? क्योंकि जब भी एनर्जी की ज़रूरत होती है सेल को, तब ये एनर्जी करेंसी यानी एटीपी जो होते हैं वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एडीपी जिससे ये बने हैं उसमें ब्रेक डाउन हो जाते हैं और लॉट्स ऑफ एनर्जी वहाँ पर रिलीज कर देते हैं। बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो कि सेल की फंक्शंस को करने में हेल्प करती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड एनर्जी टू सेल फॉर वेरियस फंक्शंस एंड ऑल्सो मेंटेन मसल हेल्थ। मसल्स को स्ट्रेंथ जो होती है या उनको जो पावर होती है वो कहाँ से मिलती है, जैसा कि बताया आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा या मैक्सिमम नंबर जो होता है वो मसल सेल्स में ही प्रेजेंट होता है, तो इसलिए उनकी हेल्थ को या उनकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। साथ में जो एनर्जी यहाँ पर जनरेट हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, रेस्पिरेशन के थ्रू जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन, और उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो ही एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो जाती है। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे एंजाइम्स आपको देखने मिलेंगे, एंजाइम ऑफ ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेटरी चेन, इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं न्यूक्लियोटाइड काइनेज एंड क्रिएटिन काइनेज, एंजाइम्स ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो ये डिफरेंट एटीपी सिंथेटेज, ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में इनकी हेल्प करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारा जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहे जाते हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, यानी वहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन का साइट होते हैं। साथ में एनर्जी रिलीज जो होती है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वो स्टोर हो जाती है इनके अंदर एटीपी की फॉर्म में। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो एटीपी जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। आई थिंक इसमें कुछ भी टिपिकल नहीं है। जो दो तीन टर्म्स हमने नहीं पढ़ी थी, सेल इनसाइड सेल एंड बैक्टीरियल सिम्बायंट्स, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।